कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने भी खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये जो आपके सामने 8 पंक्तियां रखी, ये दरअसल 8 पंक्तियां नहीं हैं, ये एक पूरी कविता है जो हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित होती है। इसके रचयिता हैं कवि नागार्जुन, जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में के अब के कवि रहे हैं। आपने सबने इनके बारे में सुना होगा। दरअसल हम इन्हें नागार्जुन के नाम से जानते हैं, परंतु इनका जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र, और इनका जन्म 1911 को 11 जून बिहार के दरभंगा जिले के तरोनी गांव में हुआ। इनके माता पिता बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे, बचपन अभाव में गुजरा। माता का नाम उमा देवी और पिता का नाम गोकुलनाथ मिश्र था। जन्म के कुछ समय बाद माता की मृत्यु हो गई और एक छोटा सा बच्चा अपनी माता के वात्सल्य से वंचित रह गया। हालांकि बाद में चाची ने पालन पोषण किया, चाची जी ने इनका, लेकिन नागार्जुन के मन में एक ममता का जो कोना था वो आपका अधूरा, एक खाली ही रह गया, बिल्कुल रिक्त रह गया वो स्थान। इसके बाद अपने आस पड़ोस के बहुत चहेते हो गए नागार्जुन, और इसलिए इनका नाम डाल दिया गया ठक्कन। अब नागार्जुन थोड़े बड़े हुए, शिक्षा के बारे में हुआ तो नागार्जुन चाहते थे कि उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए बचपन से ही, लेकिन संस्कारों के चलते उनको संस्कृत में डाला गया, संस्कृत पढ़ाई गई। तो उन्होंने संस्कृत, हिंदी और मैथिली तीनों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, और इसीलिए तीनों भाषाओं में नागार्जुन ने लिखा भी है। संस्कृत में भी लिखा है, मैथिली में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। मैथिली में तो बाबा पहले विदेह के नाम से लिखते थे और बाद में यात्री के नाम से। यात्री नाम आपका प्रसिद्ध भी बहुत इनका हुआ है। इसके बाद नागार्जुन उत्सुक प्रवृत्ति के व्यक्ति हुआ करते थे, लड़कपन में भी उत्सुक हुआ करते थे। 18 वर्ष की उम्र में अपराजिता से इनका विवाह करवा दिया गया। इनकी पत्नी का नाम अपराजिता हुआ। 3 पुत्र इन्हें हुए, शोभाकांत, रमाकांत और सुकांत, जिनमें शोभाकांत बड़े पुत्र रहे। बाबा नागार्जुन ने अपना आदर्श सुभाष चंद्र बोस को माना। सुभाष चंद्र बोस के देश छोड़ने से, देश निकाला कह सकते हैं, देश निकाला होने से एक तरीके से बाबा नागार्जुन को दुख भी हुआ, और उन्होंने एक कविता लिखी है बहुत अच्छी, आपकी मैं सुना देता हूँ आपको। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार। देखिए 5 पूत हैं, 5 महान व्यक्तियों की बात होगी इसमें, जो उस समय के बड़े व्यक्ति थे। चाहे वो आप उनसे पर्सनली कैसा भी उनके बारे में विचार रखते हो, लेकिन बाबा नागार्जुन के विचार देखिए, हर पर आप एक व्यक्ति देखेंगे। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी बच गए 4, मतलब चंद्रशेखर आजाद। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी बच गए 3 मतलब देश निकाला किसे मिला? सुभाष चंद्र बोस। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक बाकी बच गए 2, अलग हुए मोहम्मद अली जिन्ना। 2 पूत भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, एक चिपक गया गद्दी से बाकी बच गया 1। अब गद्दी से कौन चिपका सबको पता है जी, जवाहरलाल नेहरू। चौथे, 1 पूत भारत माता का कंधे पे उसके झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा, और अंडा जो बच गया, जो जेल ले गई जयप्रकाश नारायण को। जेपी नारायण के बारे में उन्होंने कहा। तो ये नागार्जुन थे जो इतनी बेबाकी से लिख रहे हैं कि बाकी बच गया अंडा। इसके बाद अगर आप नागार्जुन के बारे में बात करें तो नागार्जुन की उम्र जब लगभग 23-24 साल की हुई तो 1934 में नागार्जुन अपना घर छोड़ करके निकल गए, पत्नी को भी छोड़ दिया और भारत घूमने निकले। तरोनी से गए, जाने के बाद ये 1936 में 2 साल बाद श्रीलंका पहुंच गए, और श्रीलंका में कैनालिया एक जगह है
वहाँ पर विद्या अलंकार परिवीण एक जो है बौद्धों का स्थान है, वहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। 1938 में वापस आ गए। इन्होंने अपना हिंदी साहित्य में गुरु जो माना वो राहुल सांकृत्यायन को माना। जब मैथिली लिखी तो उस समय इन्होंने अपना गुरु माना सीताराम झा को। ये पंडित सीताराम झा इनका पूरा नाम था। 1938 में वापस आ गए। आने के बाद फिर स्वामी सहजानंद के संपर्क में आए, जो तत्काल में बंगाल में किसान सभा का जिन्होंने गठन किया और आंदोलन चला रहे थे। उनके साथ ये जेल भी गए। 1941 में छूट करके जेल से आए और आने के बाद अपने गांव तरोनी आ गए। तरोनी में आने के बाद बाबा नागार्जुन ने बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। बहुत आलोचना हुई बाबा नागार्जुन की, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद फिर एक बार अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़कर चले गए। इस बार पत्नी को साथ ले गए। उसके बाद कलकत्ता गए, अहमदाबाद रहे, लाहौर रहे, लुधियाना रहे, सहारनपुर रहे, कई जगह सिंध में रहे। इसलिए उन्होंने जो निबंध लिखे हैं उनके निबंधों में दिखलाई पड़ता है। उन्होंने 4 निबंध लिखे हैं। आज का गुजराती कवि जब गुजरात थे तब उन्होंने तब लिखा। सिंध में 17 मास जब ये आपके लाहौर में रहा करते थे, सिंध में रहा करते थे। इसके अलावा तिब्बत में आतिथ्य सत्कार, तिब्बत भी गए थे बाबा, तब तिब्बत में इन्होंने नागार्जुन ने लिखा। ब्राह्मण बौद्ध युग में जब ये स्वयं श्रीलंका गए, ये वहाँ का ग्रंथ है। ये तो केवल अकेले ब्राह्मण थे, बाकी बौद्ध लोग आपके बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा और बौद्ध विचारधारा, क्योंकि बौद्ध जो आंदोलन था, जो धर्म था, वो निकला ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के से थोड़ा सा टूट के था। इसी वजह से इन्होंने वहाँ भी लिखा। इन्हें वहाँ भी कुछ कठिनाइयाँ प्रतीत हुई। इसके अलावा बाबा नागार्जुन का साहित्य में आरंभ से ही एक तरीके का इंटरेस्ट था। आप नागार्जुन की छवि को कुछ यूँ आंक सकते हैं कि बाबा नागार्जुन गड़ी हुई आँखें, हल्का काला सा चेहरा, बिना बने बाल, बिखरे बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, आँखों पे लगा हुआ चश्मा, पैरों में हवाई चप्पल, तन पे खादी के वस्त्र, अपने प्रति बिल्कुल लापरवाह और जनता के प्रति सजग, बिल्कुल सचेत, बिल्कुल जागरूक, ऐसे थे बाबा नागार्जुन। जनता को तो अपना बिल्कुल एक संतान मानते थे नागार्जुन। इसलिए नागार्जुन ने जब भी लिखा वो जनता की पीड़ा को लिखा और जनता की पीड़ा का कारण भी लिखा। इसलिए बाबा नागार्जुन ने कई सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो जन से जनार्दन तक की रचनाएं कही जाती हैं। हिंदी साहित्य में बाबा 2 ही कवियों के साथ लगता है, या तो बाबा तुलसीदास या फिर बाबा नागार्जुन। और नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। अब देखिए क्या एक अजीब सा हमारे पास एक कितनी बढ़िया पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व है बाबा नागार्जुन का। उनके अंदर तुलसीदास के जैसे बाबा के गुण भी हैं। जो महान कवि हैं तुलसीदास, जिनका लिखा ग्रंथ रामचरितमानस घर घर में पूजनीय है। और इसके अलावा कबीर जैसा अक्खड़पन भी है, इसलिए इनको आधुनिक कबीर की संज्ञा भी दी गई है बाबा नागार्जुन को। नागार्जुन ने जब जब लिखा तो इन्होंने जनता की परेशानियों को उजागर किया, और जब राजनीति में लिखा तो राजनीतिक गलियारों में चलने वाली बयार का रुख मोड़ दिया। और इस बात का पता इस बात से ही चलता है 1948 में 1948 में बाबा नागार्जुन ने कविता लिखी जिसका नाम था शपथ। शपथ जब ये छपी हंस पत्रिका में, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने जिसकी स्थापना की थी बनारस से, तो इन्हें जेल हुई। तो इस बात का सीधा सीधा प्रमाण है। बाबा नागार्जुन ने जो इनका पहला इनकी रचना थी वो लाहौर की एक पत्रिका है विश्व बंधु, वहाँ से छपी थी राम के प्रति 1935 में, है ना। तो आप याद रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। इससे पहले कि बाबा नागार्जुन के बारे में और बढ़ें, मैं आपको नागार्जुन जी की एक कविता सुना देता हूँ। बड़ी अच्छी कविता है मुझे। दरअसल उस समय महात्मा गांधी का दौर था जब बाबा नागार्जुन जवान हो रहे थे। 1998 में बाबा नागार्जुन की मृत्यु हुई, 1911 में जन्म था। गांधीवादी राजनीति का काल अगर आप देखें तो 1915 में गांधी जी भारत में परमानेंट आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका से।
और उसके बाद लगातार 1950 तक गांधी जी राजनीति पर छाए हुए हैं। तो नागार्जुन भी गांधी जी को आदर्श मानते थे। हालांकि गांधी जी अपने आदर्शों में, गांधी जी के आदर्श, नागार्जुन के आदर्श बहुत सारे नेता रहे हैं, जिनमें सर्वप्रथम जो नेता रहे हैं वो आपके सुभाष चंद्र बोस रहे। इसके बाद भगत सिंह के लिए उन्होंने लिखा, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए लिखा, महात्मा गांधी के लिए लिखा और नेहरू के लिए लिखा उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिखा। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा नागार्जुन इंदिरा गांधी की नीतियों से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ते। कई बार तो इंदिरा गांधी को सीधी सीधी चुनौती दे डालते हैं। आइए बाबा नागार्जुन की एक बड़ी अच्छी कविता सुनाता हूँ जो मुझे बड़ी प्रिय है। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवनदानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, जलतल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के, सर्वोदय के नटवर लाल, फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल, 2.5 घर घोड़े की चाल, मत पूछो तुम उनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। लंबी उम्र मिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के, दिल की कली खिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के, बूढ़े हैं फिर भी जवान हैं तीनों बंदर बापू के, परम चतुर हैं अति सुजान हैं तीनों बंदर बापू के, 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बच्चे होंगे माला माल, खूब गलेगी उनकी दाल, औरों की टपकेगी राल, मगर इनकी तनेगी पाल, सर्वोदय के नटवर लाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के। आप देखिए जरा, ये जो पंचवर्षीय योजना, जब 3 बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं भारत में, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, तो जो नीति गांधी जी कह रहे हैं कि अपनी नीति में कि आप जो है ग्रामीण विकास करो पहली पंचवर्षीय योजना में, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण के लिए ला दी जाती है। तो उस पर नागार्जुन जी की कविता है, सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के, सत्य अहिंसा फांक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, पूछो से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, दल से ऊपर दल के नीचे तीनों बंदर बापू के, मुस्काते हुए आंखें मीचे तीनों बंदर बापू के, छील रहे हैं गीता की छाल। क्या बढ़िया व्यंग है, छील रहे हैं गीता की छाल, उपनिषद है इनकी ढाल, उधर सजे मोती के थाल, इधर जमे सतयुगी दलाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। मूंड रहे हैं दुनिया जहान को तीनों बंदर बापू के, चिढ़ा रहे हैं आसमान को तीनों बंदर बापू के, रात दिन करे टूर हवाई तीनों बंदर बापू के, बदल बदल कर चखे मलाई तीनों बंदर बापू के, गांधी छाप झूला डाले हैं तीनों बंदर बापू के, असली हैं या सर्कस वाले हैं तीनों बंदर बापू के, दिल चटकीला उलझे बाल, नाप चुके हैं गगन विशाल, फूल गए हैं कैसे गाल, मत पूछो तुम इनका हाल, सर्वोदय के नटवर लाल। हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के। यहाँ हमें का अर्थ है जनता से, हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, प्रेम पगे हैं शहद सने हैं तीनों बंदर बापू के, गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के, 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, और बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू। क्या तीखी कविता है। इसलिए आपको नागार्जुन की कविता पढ़ते समय लगेगा कि नागार्जुन की कविता में कहीं तो सूना रास्ता है, कहीं सदाबहार वन। कहीं बाबा नागार्जुन की कविता को पढ़ते समय लगेगा आपको कि बाबा नागार्जुन की कविता कभी तो मरुस्थलों से गुजरती है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, वीरानियाँ हैं, और कहीं बाबा नागार्जुन की कविता हिमालय जैसे पर्वतों पर गुजरती है।
कभी नागार्जुन की कविता में बियावान जंगल हैं तो कहीं बाबा नागार्जुन की कविता में बीहड़ हैं। नागार्जुन की कविता के बारे में अगर आप बात की जाए तो राष्ट्रीय व्यस्त राजमार्गों से होती हुई उनकी कविता जो आम जनता की सुनसान गलियों से भी गुजरती है। नागार्जुन की कविता का कैनवस इतना विस्तृत है कि वो ग्रामीण शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को चुनौती देते हैं। बाबा नागार्जुन ने लेनिन के प्रति लिखा है, हिटलर के बारे में लिखा है और उन शब्दों का चयन किया जो शब्द आपके हमारे हैं, साधारण से शब्द। और शायद कविता की असली परिभाषा, गज़ल की असली परिभाषा भी यही है कि कविता वो अच्छी है जो आपके शब्दों से सभी की पीड़ा को ले ले। आप जब तक वैसा नहीं लिखते जिसमें कि दूसरा भी अपने आप को महसूस करे, तब तक आप सफल कभी नहीं माने जाते। खैर, नागार्जुन के बारे में और बात बाद में करेंगे। पहले आपको नागार्जुन के कुछ काव्य के बारे में बता देते हैं कि बाबा नागार्जुन के कौन कौन से काव्य रहे। तो पहली कविता आपको पहली रचना तो इनकी राम के प्रति थी जो 1935 में छपी थी। इसके बाद नागार्जुन के कुल मिलाकर के 7 काव्य संग्रह आए हैं जो कि बड़े प्रसिद्ध हैं और आप जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होंगे। जिसमें पहला आपका है युगधारा, 1953 में आपका ये आया है। फिर 1956 में 3 साल बाद सतरंगी पंखों वाली, उसके 6 साल बाद प्यासी पथराई आँखें। इसके बाद 1975 में तालाब की मछलियाँ। 1975 के बाद 1980 में 5 साल बाद इनके 2 काव्य संग्रह एक साथ निकले हैं, जिनमें पहला आपका निकला था तुमने कहा था और फिर निकला खिचड़ी विप्लव देखा हमने। और इसके 1 साल बाद 1981 में हजार हजार बाहों वाली। तो ये 7 काव्य संग्रह इनके क्रम से निकले हैं। इसके अलावा एक इनका खंड काव्य है भस्मांकुर के नाम से, आप याद रख सकते हैं 1971 में उसका प्रकाशन हुआ। इसके अलावा इनके उपन्यास बहुत प्रसिद्ध रहे। इनका पहला ही उपन्यास था रतिनाथ की चाची, 1949 में लिखा गया। इसमें उन्होंने अपनी खुद की चाची के व्यवहार का भी वर्णन किया है कई जगह। इसको पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ें, मैंने तो इसको कई बार पढ़ा है, ऐसा लगता है कि हम नागार्जुन को जी रहे हैं। और मेरा मन जब भी कभी परेशान होता है तो मैं सबसे पहले बाबा नागार्जुन को पढ़ता हूँ। मेरी ज़ुबान पर नागार्जुन आते हैं। कई बार नागार्जुन के कालिदास आते हैं कि कालिदास सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया कि तुम रोए थे, शिव जी की तीसरी आँख से निकली ही महाज्वाला में, धृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन, आंसू से दीर्घ तुमने ही तो धोए थे, रति रोई या तुम रोए थे। कभी नागार्जुन के बादल याद आते हैं, बादल को घिरते देखा है ना, ये कविता भी आपको सुनाई जाएगी। खैर, इसके बाद नागार्जुन के बारे में रतिनाथ की चाची लिखा इन्होंने। उसके बाद इनका उपन्यास था बलचन्मा जो कि 1952 में आया। इस उपन्यास की आप एक खासियत याद रखेंगे, ये ऐसा उपन्यास है जो पहले मैथिली भाषा में लिखा गया। और मैथिली भाषा में लिखने के बाद, चूँकि मैथिली भाषा में पाठकों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी कि ये उपन्यास प्रसिद्ध हो सके, तो बाबा नागार्जुन ने इसका अपने आप ही अनुवाद किया, स्वयं अनुदित किया और इसको हिंदी में भी लिखा। तो एकमात्र बाबा नागार्जुन का उपन्यास है जो कि हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। इसके अलावा बाबा नागार्जुन के उपन्यासों की और बात करें तो आपका बाबा बटेश्वर नाथ, जो इन्होंने गाँव के पीपल के बारे में लिखा है। एक गाँव का बड़ा सा पीपल है ना। इसके अलावा इन्होंने नई पौध उपन्यास लिखा है जो कि 1954 में आया। वरुण के बेटे 1955 में आया। दुख मोचन एक इनका उपन्यास है। दुख मोचन उपन्यास को आप पढ़ सकते हैं, एक बहुत अच्छा उपन्यास बाबा नागार्जुन ने लिखा है। हीरक जयंती इसके बाद लिखा, ये क्रम से आपकी इसी तरीके से लिखे। एक फिर लिखा आपका कुंभी पाक आपका प्रसिद्ध उपन्यास है। आपका कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है ये प्रश्न आपका। उग्रतारा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ आपका। इमरतिया बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ठीक ठाक इसकी प्रसिद्धि चलती गई। तो ये ऐसे उपन्यास थे बाबा नागार्जुन के जो बाबा नागार्जुन ने लिखे और ठीक ठाक प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा बाबा नागार्जुन ने कुछ छुटपुट साहित्य भी लिखा, जिनमें चना जोर गरम और एक बाबा की बहुत चर्चित कविता है,
प्रेत का बयान, इम्पोर्टेंट कविता आपकी जो लगभग 1952 में लिखी, प्रेत का बयान। आप इसको पढ़ें, बहुत अच्छी, मुझे बड़ी प्रेरक कविता लगती है बाबा नागार्जुन की। खून और शोले, अब तो देवी बंद करो ये चुनाव का प्रहसन, इंदिरा गांधी के लिए लिखा। तो ऐसे थे हमारे बाबा नागार्जुन। अब इसके अलावा बाबा नागार्जुन ने कुछ और आपका लिखा है मैथिली में। उससे पहले बाबा नागार्जुन की एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी कविता मुझे लगती है। अब देखिए क्या प्रहार है राजनीति पर। शासक बदले झंडा बदला 30 साल के बाद, नेहरू शास्त्री और इंदिरा हमें रहेंगे याद। शासक बदले झंडा बदला 30 साल के बाद, नेहरू शास्त्री और इंदिरा हमें रहेंगे याद। जनता बदली नेता बदले 30 साल के बाद, बदला समय बदला समर विजेता बदले 30 साल के बाद। कोटि कोटि मतपत्र बन गए जादू वाले बाण, कोटि कोटि मतपत्र बन गए जादू वाले बाण। मूर्छित भारत माँ के तन में वापिस आ गए प्राण। प्रभुता की पिनक में, क्या शब्द है पिनक, प्रभुता की पिनक में नेहरू पुत्री थी मदहोश। जनगण मन में दब रहा था बहुत बहुत आक्रोश। क्या क्या लाइन आप देखिए, कैसा आपका एक विरोध किया जा रहा है, और अगली पंक्ति से भी बेहतर विरोध करने की छोटी सी कविता है। प्रभुता की पिनक में नेहरू पुत्री थी मदहोश, जनगण मन में दबा पड़ा था बहुत बहुत आक्रोश। नसबंदी के जोर जुल्म से मचा बहुत कोहराम, किया सभी ने उस शासन को अंतिम बार प्रणाम। ये थे बाबा नागार्जुन, जिनकी इतनी सरल सरल शब्दों को अपनी लेखनी से बाबा नागार्जुन उकेरते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा बाबा नागार्जुन ने मैथिली में भी कुछ साहित्य लिखा, इसमें पारो, चित्रा, बलचन्मा आपको बताया जा चुका है, आपका विशाखा है ना, ये प्रसिद्ध रहे। और इनका मैथिली में सबसे प्रसिद्ध रहा पत्रहीन नग्नगाच, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है ना, जिसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आप बाबा नागार्जुन के बारे में बात करना चाहें तो बाबा नागार्जुन की कविता है छोटी सी 4 लाइन की। घुन खाए शह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों के गाल में मिनट मिनट में 5 तमाचे, इस तरह दुख हरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। देखिए कैसे आसान से शब्दों को लिया गया है और उससे बुनकर के इतनी बड़ी समस्याओं को रख दिया गया। तो बाबा नागार्जुन के बारे में केवल चर्चा पूरी तो नहीं हो सकती, नागार्जुन का कैनवस बहुत बड़ा है। नागार्जुन के बारे में मेरा बोलना या किसी भी लेखक का या किसी भी हिंदी के जानकार का बोलना केवल ऐसे ही है जैसे कि आप अपनी आँख से आकाश देखो, आपको लगेगा आकाश बहुत बड़ा है, लेकिन आपको केवल अपनी आँखों के दायरे में आकाश दिखाई देगा, दरअसल आकाश एक बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही बाबा नागार्जुन है, हमें अपनी आंखों से बाबा नागार्जुन दिखाई देते हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता में नागार्जुन उससे भी बड़े हैं। नागार्जुन इतने फक्कड़ हैं, इतने गुस्सैले हैं, कई बार नागार्जुन के बारे में कविता एक पंक्ति भी प्रसिद्ध है, नागार्जुन रीझ गए तो शिव हैं और रूठ गए तो दुर्वासा। तो बाबा नागार्जुन जिससे खुश हो गए उस पर अपना सब कुछ वार दिया, और इसीलिए इन्होंने कई सारे लिखे। आपका एक है इनकी कविता है जिसको कहते हैं गई कोकिला कूक, इसके शासन की बंदूक भी कहा जाता है इस कविता को, बड़ी अच्छी कविता लगती है। 10 लाइन की कविता मुझे बड़ी पसंद है आपकी। ये कविता आपकी कुछ यूं है। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिससे कानी हो गई शासन की बंदूक। जो भारत में एक ऐसी हिटलरवादी हिटलरशाही चल रही थी, तानाशाही चल रही थी, बिल्कुल उग्रवादी तानाशाही चल रही थी भारत में, उस समय लिखा। ज़बरदस्ती नसबंदी हो रही थी, ज़बरदस्ती आपके ऐसे काम हो रहे थे जिससे जनता त्रस्त थी। उस समय बाबा नागार्जुन की लेखनी ने जिस तरह से राजनीति का विरोध किया वो आपका आने वाले साहित्य को लगातार प्रेरणा देता रहेगा।
खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बधिरता आपका जो है मूक बधिर, बहरा गूंगा है ना, तो आपका इसलिए शब्द आपका लिया जाता है बधिर का मतलब बहरा। बढ़ी बधिरता 10 गुना, आपकी जनता की बात नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, तो बधिरता बढ़ चुकी है शासन की। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोबा मूक, धन्य धन्य वह धन्य है शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल भी बांका ना कर सकी शासन की बंदूक। ये नीचे वाली पंक्तियां मानी जाती हैं कि दो बाबा नागार्जुन ने अपने लिए कही हैं कि जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, जहाँ जली ठूठ भारत की वर्तमान स्थिति और गई कोकिला कूक, कोकिला बाबा स्वयं, बाल बांका ना कर सकी शासन की बंदूक। तो ये हैं बाबा नागार्जुन। आप इस पंक्ति को, बहुत कितनी प्यारी पंक्ति है, मैं तो कई बार इसे पढ़ता हूँ। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। तो ऐसे हैं हमारे बाबा नागार्जुन। खैर बाबा नागार्जुन के बारे में इतना पूरा तो नहीं होता, नागार्जुन का एक बहुत बड़ा दायरा है। कभी नागार्जुन जी के बारे में और वीडियो बनाई जाएंगी बाबा के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपके लिए और आगे कुछ कविताएं गुनगुनाई जाएंगी। तो आप बच्चों ये ध्यान रखें हमेशा कि आप जब भी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आप अपने आप को थोड़ा सा, कभी अगर ऐसा महसूस करें कि आपको मनोरंजन चाहिए, तो आप बेहतर है कुछ ऐसे मनोरंजन से जो कि आपके काम बनाए, उससे बेहतर आप साहित्य को पढ़ें। और उसके लिए आपकी कोशिश लगातार जारी है। हम यहाँ से लगातार आपके लिए प्रयास करते हैं। अभी हमारे प्रयास उस लेवल तक हो नहीं पाते जहाँ तक आप चाहते हैं या हम स्वयं चाहते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपकी पंक्तियां तो आपने सुनी होंगी कि मैं अकेला ही चलाता जानी वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो धीरे धीरे चीज़ों को हम बढ़ाते जाएंगे, आप भी बढ़ते जाएंगे। और आपसे उम्मीद है आप हिंदी साहित्य में लगातार अपने आप को जो है रुचि ले रहे हैं, आप स्वयं रुचि ले रहे हैं और आप लेते रहें। और कोशिश ये रहेगी जितनी भी वीडियो आए, चाहे वो आपकी किसी कवि से संबंधित हो, किसी लेखक से हो, किसी शायर से संबंधित हो, वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर, आपके भविष्य, आपकी पढ़ाई, आपके मानसिक दबाव सबको उभारने में सहायक होगी। आपको हमेशा सीढ़ियों के लिए आपको हमेशा सीढ़ियों पर चढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। और अंत में मैं आपसे एक 2 ही लाइनें कहना चाहूँगा जो मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, और ये लाइनें लिखी भी मैंने ही हैं, कभी कभी मैं लिख लेता हूँ। इन राह के पत्थरों को मत अपनी बेड़ियाँ बनाओ। बिल्कुल आसान सी बात है, राह में पत्थर आपके भी आएंगे, मेरे भी आएंगे। जब भी आप आगे चलेंगे तो राह में पत्थर आएंगे। इन राह के पत्थरों को मत अपनी बेड़ियाँ बनाओ, इन पत्थरों को उठाओ, मंजिल की सीढ़ियाँ बनाओ। खैर आगे मिलते हैं कभी बाबा नागार्जुन के दूसरे पार्ट में, और इससे आप इस चीज़ों को, वीडियो को लगातार देखते रहें और अपने अंतर मन में उतारते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो सुनने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।